आर्या की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। कस्बे की तंग गलियां, मिट्टी की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट। वो स्थानीय स्कूल की टीचर थी। सुबह हाथ में कॉपी किताबें लिए जब वो क्लास में प्रवेश करती तो बच्चे गुड मॉर्निंग मैम कहते हुए खड़े हो जाते। उसकी मुस्कान भले ही प्यारी थी, पर आंखों में एक खालीपन था। रोज वही रूटीन, पढ़ाना, कॉपियां जांचना, घर लौटना, खाना पकाना और अकेले सो जाना। लेकिन उसकी अलमारी के एक कोने में रखी डायरी उसका राज थी। उस डायरी में सिर्फ चेकमार्क्स और बच्चों के नोट्स नहीं थे, बल्कि उसके दिल की कहानियां थीं। छोटी छोटी बातें, अधूरी कल्पनाएं और कुछ ऐसे किरदार जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। रात को जब सब सो जाते, आर्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर लिखती। पन्नों पर उसकी उंगलियां थिरकतीं जैसे कोई संगीत बज रहा हो। लेकिन हर पन्ना लिखने के बाद वो हिचकिचाकर उसे बंद कर देती। वो सोचती, मैं कौन होती हूँ लेखिका बनने वाली? लोग हंसेंगे मुझ पर। कस्बे की मास्टरनी उपन्यासकार बनने चली है। वो डर ही उसका सबसे बड़ा कैदी था। एक दिन कस्बे में कला प्रदर्शनी लगी। आमतौर पर वहां सिर्फ कस्बे के लोग आते थे, पर इस बार शहर से भी कई कलाकार बुलाए गए थे। आर्या ने सोचा, चलो देख आती हूँ, वैसे भी घर में तो अकेलापन है। वहां जाकर उसकी नज़र पड़ी कुछ अनोखी पेंटिंग्स पर। रंग इतने गहरे थे जैसे उनमें कोई आग छुपी हो। वो एक कैनवस के सामने ठिठक गई। उसमें एक लड़की थी जो किताबों से घिरी थी, पर चेहरा धुंधिला। अजीब है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, उसने सोचा। आपको ये पेंटिंग पसंद आई? उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा गहरे रंग का शर्ट पहने आदमी खड़ा था। आंखों में एक अजीब चमक, जैसे वो लोगों के दिल पढ़ ले। हाँ, बहुत गहरी है, आर्या ने धीमे से कहा। वो मुस्कुराया। ये मैंने बनाई है, और ये लड़की, ये किसी भी इंसान का प्रतीक है जो अपने असली चेहरे को दुनिया से छुपाता है। आर्या चौंकी, मानो उसने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। वैसे मैं विवान हूँ, पेंटर, उसने हाथ बढ़ाया। आर्या, उसने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। उसका हाथ गर्म था, और छूते ही आर्या को लगा मानो उसकी हथेली पर कोई चिंगारी रखती गई हो। विवान उसके साथ पेंटिंग्स के बीच घूमने लगा। वो रंगों की कहानियां सुनाता और आर्या सुनते सुनते खो जाती। उसने अचानक पूछा, आपकी आंखों में कहानियां हैं, क्या कभी लिखा है आपने? आर्या सकपका गई। नहीं नहीं, बस बच्चों को पढ़ाती हूँ, विवान ने हल्की हंसी के साथ कहा। नहीं मास्टरनी जी, आपकी आंखों में वो चमक है जो किसी लेखक की होती है, बस आप डरती हैं अपने शब्दों से। आर्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छिपे राज खोल दिए हों। उस रात जब वो घर लौटी, उसने डायरी खोलकर लंबे समय बाद लिखा। लेकिन इस बार उसके शब्दों में एक अजीब ऊर्जा थी, विवान की ऊर्जा। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी पर, कभी मेले के कोने में और कभी विवान के अस्थायी स्टूडियो में। वो पेंटिंग बनाता और आर्या कहानियां सुनाती। विवान कहता, कहानियां और रंग दोनों तभी जिंदा होते हैं जब उनमें जज्बात हो, और तुम्हारी कहानियों में आग है आर्या। आर्या शर्मा जाती। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक औरत की तरह देख रहा था। एक शाम स्टूडियो में बारिश हो रही थी। बिजली चली गई और मोमबत्ती की लौ में दोनों आमने सामने बैठे थे। विवान ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ी और उंगली से उस पर कुछ लिखा। बताओ कौन सा शब्द लिखा? आर्या हिचकिचाई। शायद प्यार। विवान मुस्कुराया। नहीं, सपने। आर्या के गाल लाल हो गए। उसने पहली बार किसी के छूने से अपने भीतर कुछ पिघलते महसूस किया। कस्बा छोटा था और छोटी जगहों में रहस्य ज्यादा देर छिपते नहीं। लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि आर्या अक्सर विवान के साथ होती है। चाय की दुकानों पर बातें होती। अरे, मास्टरनी बदल गई है, अब तो रोज उस शहर वाले पेंटर संग घूमती है। आर्या ने जब पहली बार ये सुना, उसके भीतर अपराध बोध की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मेरी इज्जत दांव पर लग रही है? लेकिन जब विवान पास होता, उसके सारे डर कहीं खो जाते। एक शाम आर्या ने विवान से कहा, लोग बातें बना रहे हैं, मुझे डर लगता है। विवान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, आर्या, लोग तो वैसे भी बातें करेंगे। तुम अपनी जिंदगी दूसरों की जुबान पर जियोगी या अपने दिल के धड़कन पर? आर्या खामोश हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, मेरा दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन दिमाग मुझे रोकता है। विवान मुस्कुराया। तो चलो, दिमाग को थोड़ा आराम दो और दिल को जीने दो। वो रात बारिश फिर हो रही थी।
आर्या विवान के स्टूडियो पहुंची। खिड़कियों पर बूंदें थिरक रही थीं और भीतर मोमबत्ती की लौ डगमगा रही थी। विवान पेंटिंग बना रहा था। उसने आर्या को देखा और कहा, आज बैठो मेरे सामने, मैं तुम्हारा चेहरा बनाना चाहता हूँ। आर्या हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, मैं नहीं। विवान उसके पास आया और उसके चेहरे को हल्के से छूकर बोला, तुम्हें अपने चेहरे पर यकीन नहीं आर्या? तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो किताबों से भी गहरी है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार किसी के स्पर्श में इतना अपनापन महसूस किया। उस रात उनके बीच सिर्फ बातें नहीं हुई, मोमबत्ती की रोशनी, बारिश की आवाज़ और दिलों की धड़कनें। आर्या ने अपने डर को एक पल के लिए किनारे रख दिया। विवान ने उसे ऐसे छुआ जैसे उसके भीतर की सारी बंदिशें तोड़ देना चाहता हो। आर्या ने खुद को पहली बार किसी के बाहों में सचमुच जिंदा महसूस किया। ये सिर्फ शारीरिक निकटता नहीं थी, बल्कि आत्माओं का मिलन था। आर्या को लगा मानो उसकी रूह पर से धूल हट गई हो। सुबह जब आर्या जागी तो उसने देखा कि विवान उसकी नींद के दौरान उसे देख रहा था। वो मुस्कुराया, तुम्हारे चेहरे पर आज पहली बार शांति है। आर्या झेप गए, लेकिन भीतर कहीं उसे एक अजीब आत्मविश्वास महसूस हुआ, मानो उसका दिल कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। स्कूल में कुछ सहकर्मी ताना मारने लगे, आर्या जी, अब तो आप शहर वालों जैसी हो गई, पढ़ाने से ज्यादा तो आपको घूमने की फुर्सत है। आर्या को चोट लगी, पर उसने जवाब नहीं दिया। घर लौटकर उसने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। वो लिखती चली गई, मानो सारे ताने उसके शब्दों में घुलते जा रहे हों। उसने अपनी डायरी विवान को दिखाई। विवान ने पढ़ते हुए उसकी आंखों में देखा, आर्या, ये सिर्फ डायरी नहीं, ये किताब है, तुम्हें इसे छपवाना चाहिए। आर्या घबरा गई, नहीं नहीं, मैं नहीं। विवान उसके पास आया और उसके हाथ को कसकर थामा और कहा, लोग हंसेंगे या तालियां बजाएंगे ये उनकी बात है, लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगी तो तुम्हारा दिल हमेशा रोएगा। आर्या ने पहली बार सोचा, शायद ये सच है, शायद मुझे डर छोड़कर उड़ना होगा। उस रात आर्या देर तक जागी रही। टेबल पर डायरी खुली थी, बगल में लाल पेन रखा था। वो सोच रही थी, क्या मैं वाकई लिख सकती हूँ? धीरे धीरे उसने पन्ने पर लिखा, वो लड़की जिसकी आंखों में कहानियां थीं पर होंठ चुप लेते थे। ये उसकी अपनी जिंदगी की शुरुआत थी। कलम जैसे बहती चली गई और घंटे बीत गए। सुबह खिड़की से सूरज झांका और आर्या को एहसास हुआ कि उसने पूरी रात बिना रुके लिखा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिखे हुए शब्द दोबारा पढ़े, डर लौट आया। क्या ये अच्छा है? क्या लोग इसे समझ पाएंगे? वो पन्ने फाड़ने ही वाली थी कि विवान वहां आया। उसने डायरी हाथ से खींच ली और जोर से पढ़ने लगा। आर्या ने रोकने की कोशिश की, नहीं प्लीज मत पढ़ो। लेकिन विवान हर पंक्ति पर मुस्कुराता जा रहा था। आखिर उसने कहा, आर्या, ये अद्भुत है, तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है जो दिलों को छू सकती है। कभी मत सोचना कि ये बेकार है। विवान ने उसे समझाया कि उसकी कहानियां भेजनी चाहिए प्रकाशकों को। आर्या कांपती आवाज में बोली, अगर रिजेक्ट कर दिया तो? विवान ने कहा, तो भी तुमने कोशिश की होगी और कोशिश ही असली जीत है। आर्या ने हिम्मत जुटाई और अपनी पहली कहानी टाइप करके एक प्रकाशक को भेज दी। उस रात उसे नींद नहीं आई, दिल धड़क रहा था, आशा और डर एक साथ। कुछ हफ्तों बाद लिफाफा आया। उसमें बस एक पंक्ति थी, हमें आपकी कहानी प्रकाशित करने लायक नहीं लगी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने डायरी बंद कर दी और कहा, मैंने कहा था ना, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं। वो टूट गई। कई दिनों तक उसने लिखना छोड़ दिया। एक शाम विवान उसके घर आया। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, आंखें लाल और चेहरे पर थकान। विवान ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और बोला, तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? तुम्हारे भीतर आग है और तुम राख बनने की सोच रही हो। आर्या ने धीमे से कहा, मैंने कोशिश की और नाकाम हो गई। विवान ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया और बोला, ये धड़कन सुनो, जब तक ये चल रही है तब तक तुम नाकाम नहीं हो सकती। असली हार तो तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दोगी। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें चमक भी थी। अगली रात आर्या ने फिर से डायरी खोली। उसने लिखा, गिरना हार नहीं होता, हार तो तब होती है जब इंसान उठना छोड़ दे। उसके शब्द अब और गहरे थे। उसने कहानियां सिर्फ प्रकाशकों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए लिखना शुरू किया। हर वाक्य के साथ उसका डर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानियां बेहतर होती गईं। विवान उसकी हर पंक्ति पढ़ता और कहता, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है जिसमें लोग खुद को देखेंगे। आर्या पहले जैसी मास्टरनी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक।
लोग बातें अभी भी करते थे, लेकिन अब वो उनकी परवाह नहीं करती थी। आर्या अब हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी नई कहानी लिखी और इस बार दिल्ली के एक बड़े प्रकाशक को भेजी। दिल में डर था, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी। विवान ने जाते जाते बस इतना कहा, इस बार तुम्हारे शब्द जीत कर आएंगे। दिन बीतते गए। आर्या हर सुबह डाकिये का इंतजार करती, हर शाम खिड़की पर बैठकर सोचती, क्या जवाब आएगा। गांव के लोग अभी भी फुसफुसाते, मास्टरनी पागल हो गई है, किताबें लिखेगी। लेकिन अब वो हंसकर उनकी बातें अनसुनी कर देती। आखिरकार एक सुबह डाकिया आया। आर्या ने लिफाफा खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, हमें आपकी कहानी बेहद पसंद आई, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। आर्या ने पन्ना सीने से लगा लिया। उसका सपना सच हो रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, हाँ मैं कर सकती हूँ। जब विवान को बताया गया, उसने आर्या को बाहों में भर लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे शब्द दुनिया बदल देंगे। आर्या की धड़कन तेज थी, उसकी पलकों में शरारत, होठों पर हल्की मुस्कान। वो पल दोनों के लिए सिर्फ सपनों और एहसासों से भरा हुआ था। जब अखबार में आर्या का नाम और उसकी कहानी छपी, पूरा कस्बा चौंक गया। जो लोग पहले कहते थे मास्टरनी पागल है, वहीं अब कहते थे ये तो हमारे कस्बे का गर्व है। लड़कियां उसकी तरफ देखती और फुसफुसाती, हम भी लिख सकते हैं, सपने देख सकते हैं। उस रात आर्या और विवान छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी, चांदनी दोनों पर बरस रही थी। आर्या ने धीमे से कहा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं हार मान चुकी होती। विवान ने उसका हाथ थाम लिया। आर्या, मैंने बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम खास हो, बाकी सब तुमने खुद किया। उनकी आंखें मिली। वो पल इतना गहरा था कि शब्द बेमानी हो गए। धीरे से विवान ने उसके माथे को छुआ। आर्या ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सच में बदल रही है। कुछ महीनों बाद उसकी पहली किताब छपकर आई। लाल कवर पर उसका नाम लिखा देखकर उसकी आंखें भर आईं। विवान ने किताब उठाई, उसके पन्नों को पलटा और कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा सफ़र है। आर्या ने महसूस किया, अब उसकी पहचान सिर्फ मास्टरनी नहीं रही, अब वो एक लेखिका थी। गांव की औरतें उसके पास आने लगी। आर्या दीदी, हमारी कहानियां भी कोई सुनेगा? वो मुस्कुराती और कहती, हर दिल की अपनी किताब होती है, बस उसे लिखने की हिम्मत चाहिए। अब आर्या सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए लिख रही थी जो चुप रह गए थे। एक शाम विवान ने कहा, तुम्हारा नाम अब रोशन है, पर बताओ आर्या, तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा जगह किसके लिए है? आर्या ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराई और कहा, मेरे शब्दों में आग तुमने भरी विवान, तो मेरा दिल भी तुम्हारा ही है। विवान ने उसे पास खींच लिया। उस पल न सपने थे न डर, सिर्फ धड़कनों की आहट थी। आर्या की किताब प्रकाशित होते ही छोटी कस्बे से लेकर बड़े शहरों तक उसकी चर्चा होने लगी। अखबारों में समीक्षाएं छपीं, नई लेखिका जिसकी कहानियों में सच्चाई और जुनून की आग है। आर्या की आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी भी। क्या मैं इस रोशनी को संभाल पाऊंगी? एक दिन दिल्ली के एक बड़े साहित्य महोत्सव से पत्र आया। उसे आमंत्रित किया गया था, आइए अपनी किताब पर चर्चा कीजिए। गांव में ये खबर फैलते ही हलचल मच गई। लोग हैरान थे, हमारी मास्टरनी अब दिल्ली जाएगी। जब आर्या ने विवान को खबर सुनाई, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये तो बहुत बड़ी बात है आर्या, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की परछाई थी। आर्या समझ गई, विवान को खोने का डर सता रहा है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ विवान। शहर जाऊंगी, लेकिन लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब आर्या को आशीर्वाद देने आए। तूने हमारी सोच बदल दी बेटी, अब हमारी लड़कियां भी सपने देखेंगी। आर्या को एहसास हुआ, उसका सफ़र अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो अब उम्मीद की लौ बन चुकी थी। जब वो पहली बार ट्रेन से दिल्ली रवाना हुई, उसकी धड़कनें तेज थीं। गांव पीछे छूट रहा था, पर साथ ही एक नया आसमान सामने था। विवान ने स्टेशन पर उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में गर्व भी था और डर भी। उसने बस इतना कहा, शब्दों की दुनिया जीत लेना, पर अपना दिल मत खो देना। साहित्य महोत्सव का विशाल मंच, चमकती रोशनियां और सामने बैठे सैकड़ों लोग। आर्या ने माइक्रोफोन पकड़ा और बोली, मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूँ, जहाँ सपनों को दबा दिया जाता है, लेकिन मैंने सीखा है, अगर दिल में आग है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या ने पहली बार महसूस किया, उसकी आवाज़ अब दूर तक पहुंच रही है। लेकिन उस रात होटल में अकेली बैठी आर्या ने महसूस किया
ये रोशनी, ये शोर, सब अधूरा है विवान के बिना। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, क्या मैं अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने प्यार को खो दूंगी? महोत्सव के बाद एक बड़े प्रकाशक ने उससे कहा, आर्या जी, आप दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी और आपका करियर आसमान छू लेगा। उसका दिल धड़क उठा। दिल्ली का मौका या कस्बे की सादगी और विवान का साथ? उस रात उसे विवान की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आर्या, मैं जानता हूं तुम्हें उड़ना है, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, पर बस इतना याद रखना, पंख बड़े हो जाएं तो भी दिल को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी उसे अब एक फैसला करना होगा। आर्या खिड़की पर खड़ी थी। एक तरफ सपनों का शहर था, दूसरी तरफ विवान और उसका कस्बा। क्या वो अपनी चिंगारी को रोशनी में बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी, या फिर अपने दिल की धड़कन को सबसे ऊपर रखेगी? उसने गहरी सांस ली और तय किया, मैं अपने सपनों और अपने प्यार दोनों को साथ लेकर चलूंगी। दिल्ली के साहित्य महोत्सव से लौटते समय आर्या की आंखों में चमक थी, लेकिन जैसे ही वो कस्बे पहुंची, उसने देखा अब लोग उसे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि लेखिका कहने लगे थे। बच्चियां उसके आसपास दौड़ती और कहती, दीदी, हम भी आपकी तरह लिखेंगे। आर्या के दिल को सुकून मिला। वो जानती थी उसकी मेहनत का असली फल यही है। विवान अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। कभी कभी उसकी आंखों में डर साफ झलकता, कहीं आर्या इस कस्बे को छोड़कर पूरी तरह शहर में न बस जाए। एक शाम उसने धीरे से कहा, आर्या, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा हो गया है, क्या मैं उसमें फिट बैठता हूँ? आर्या ने उसका हाथ थामकर कहा, विवान, सपना तभी खूबसूरत है जब उसमें तुम साथ हो, वरना ये रोशनी भी अंधेरी लगती है। आर्या ने फैसला किया कि वो दिल्ली भी जाएगी, नए मौके भी लेगी, लेकिन हर बार लौटकर अपने कस्बे को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाएगी। वो ट्रेन से बार बार दिल्ली और कस्बे का सफ़र करने लगी। शहर की चकाचौंध और गांव की सादगी दोनों अब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। कस्बे की औरतें अब आर्या से मिलने आने लगी। बिटिया, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि किताब लिखी जा सकती है, पर तूने हमें सपने दिखाए। आर्या ने महसूस किया उसकी लिखाई अब औरतों की आवाज़ बन रही है। वो अपने शब्दों से समाज की सोच बदल रही थी। लेकिन सब खुश नहीं थे। कुछ लोग कहने लगे, औरत को इतना नाम मिलना अच्छा नहीं, ये सब घर बिगाड़ देता है। आर्या को ताने सुनने पड़े, पर उसने विवान की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। जब तक तुम साथ हो, मैं इन बातों से कभी नहीं टूटूंगी। एक दिन विवान ने कहा, आर्या, अगर तुम्हें किसी दिन दिल्ली रहना पड़ा तो? अगर तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ा तो? आर्या उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। प्यार दूरियों से नहीं टूटता विवान, ये तो और मजबूत होता है। और सुनो, मैं अपना घर और तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। दिल्ली से फिर एक निमंत्रण आया। इस बार टीवी इंटरव्यू था। आर्या को लगा ये बड़ा मौका है। विवान ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, अपने सपनों को उड़ान दो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिल्ली के स्टूडियो में चमकते कैमरे, तेज रोशनी और सामने बैठा एंकर। उसने पूछा, आर्या जी, आप इतनी सफलता के बाद भी कस्बे में क्यों रहती हैं? आर्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरी ताकत मेरी मिट्टी है। अगर जड़ों को छोड़ दूंगी तो पत्ते सूख जाएंगे। ये जवाब सुनकर पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। इंटरव्यू के बाद कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, आर्या ने हमारा नाम रोशन कर दिया। विवान की आंखों में गर्व था। उसने चुपचाप आर्या से कहा, तुम्हें देखकर अब मुझे भी लगता है कि सपनों के पीछे भागना गलत नहीं है। आर्या अब अपने शब्दों से दुनिया बदलने के लिए तैयार थी। आर्या अब समझ चुकी थी कि सपनों और रिश्तों में संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। उसने खुद से कहा, मैं अपने शब्दों से दुनिया बदलूंगी और अपने प्यार से जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगी। दिल्ली और कस्बे के बीच सफ़र करते हुए आर्या ने अपनी दूसरी किताब पूरी की। इस बार किताब का नाम था ख्वाबों का आईना। इसमें उसने औरतों की कहानियां लिखीं, उनके सपनों, संघर्षों और प्यार की ताकत की दास्तान। पब्लिशर ने कहा, ये किताब समाज को हिला देगी। किताब के विमोचन पर विवान पहली कतार में बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे ये किताब सिर्फ उसकी ही कहानी हो। जब लोगों ने आर्या से पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, तो आर्या ने बिना झिझके कहा, वो इंसान जिसने मुझे हर कदम पे संभाला, मेरा जीवन साथी विवान। हॉल तालियों से गूंज उठा और विवान की आंखें भीग गईं। लेकिन जैसे जैसे किताब मशहूर होने लगी, उसी तरह कस्बे में कुछ और आवाजें उठने लगी। ये औरत अब घर गृहस्थी भूल गई है।
पढ़ाई लिखाई तक ठीक थी, पर अब नाम और शोहरत ज्यादा हो रही है। आर्या ने ये बातें सुनी पर चुप रही, लेकिन विवान को तकलीफ हुई। एक रात विवान ने कहा, आर्या, लोग हमारी शादी और रिश्ते पर ताने कस रहे हैं। कभी कभी लगता है तुम्हारी ये किताबें हमारे बीच दीवार बना देंगी। आर्या ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, दीवार नहीं, पुल बनाऊंगी। मेरा लिखना तुम्हें खोना नहीं है, बल्कि और भी गहराई से पाना है। विवान ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार राहत महसूस की। किताब की वजह से कस्बे की औरतों में हलचल मच गई। वे आपस में मिलने लगी, अपने सपनों पर बातें करने लगी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, आर्या बेटिया, तूने तो हमारे दिल की बात लिख डाली। अब लगता है हमारी जिंदगी भी कहानी बन सकती है। आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। इसी बीच विवान के घरवालों ने कहना शुरू किया, बहू का नाम हर जगह लिया जा रहा है। हमारे खानदान की औरतें तो पर्दे में रहीं, ये सब हमें ठीक नहीं लगता। विवान असमंजस में था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, आर्या की पहचान ही हमारी इज्जत है, और मैं उसे कभी रोकूंगा नहीं। दिल्ली में आर्या की किताब बेस्टसेलर हो गई। उसे पैनल डिस्कशन और टीवी शो के लिए बुलाया जाने लगा। लोग अब उसे नई आवाज की लेखिका कहने लगे। लेकिन हर बार मंच से उतरते ही उसके दिल में एक ही सवाल होता, क्या मैं अपने रिश्ते को उतना वक्त दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए? धीरे धीरे विवान में भी बदलाव आने लगा। अब वो तानों को इग्नोर करना सीख गया था। उसने महसूस किया आर्या की ताकत ही उसका भी गर्व है। एक रात उसने आर्या से कहा, शायद तुम्हारी कहानियां ही मुझे भी बड़ा बना रही हैं। आर्या मुस्कुरा दी और उसके सीने से लग गई। आर्या ने कस्बे में औरतों के लिए पढ़ाई और लेखन शिविर शुरू किया। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन ज्यादातर औरतें खुश थीं। ये शिविर धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगा। लोग अब समझने लगे, आर्या सिर्फ लेखिका नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल है। आर्या ने अपने दिल से कहा, मैं अब सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं सपने पूरे करने वाली औरत हूँ। विवान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। और मैं उस औरत का साथी हूँ जिसकी कलम ने हमें नया रास्ता दिखाया। दोनों की आंखों में चमक थी, प्यार, विश्वास और सपनों की। आर्या की दूसरी किताब ख्वाबों का आईना ने राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। दिल्ली में आयोजित साहित्य गौरव सम्मान में उसे मुख्य अतिथि बनाया गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। आर्या मंच पर पहुंची, हाथों में अवार्ड थामा और बोली, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, उन सभी औरतों का है जो सपने देखने की हिम्मत करती हैं। स्टेज के सामने बैठा विवान तालियां बजा रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने मन ही मन कहा, आज सचमुच मेरी आर्या ने चिंगारी को शोला बना दिया है। वो पल आर्या और विवान दोनों के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। आर्या ने कस्बे लौटकर फिर से काम शुरू किया। इस बार उसका सपना और बड़ा था, औरतों के लिए स्वतंत्र पुस्तकालय, जहां लड़कियां पढ़ सकें, लिख सकें और सपनों को उड़ान दे सकें। धीरे धीरे कस्बे में वही लोग जो कभी आर्या की आलोचना करते थे, अब अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगे। शाम को घर में सुकून भरे पलों में आर्या ने विवान से कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बदला है? विवान मुस्कुराया, उसके चेहरे को हल्के से छुआ और बोला, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ होना नहीं, प्यार एक दूसरे को उड़ने देना भी है। उस पल दोनों के बीच का रोमांस और भी गहरा हो गया। आर्या ने अपनी अगली किताब लिखी, सपनों की चिंगारी। इसमें उसने अपने और विवान की कहानी को शब्द दिए, पढ़ने वालों के दिल में आग और आंखों में सपने जगा दिए। लोग कहते, ये कहानी हमें हिम्मत देती है कि प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं। रात का सन्नाटा था, आंगन में चांदनी फैली थी। आर्या और विवान हाथों में हाथ लिए बैठे थे। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, सपनों की चिंगारी बुझी नहीं, और भी तेज जल रही है। विवान ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा इस आग के पास रहूंगा, तुम्हारे साथ। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। प्यार, आत्मविश्वास और सपनों की खुशबू से उनकी दुनिया महक उठी। अंतिम संदेश, सपनों की चिंगारी कभी बुझनी नहीं चाहिए। प्यार, संघर्ष और हिम्मत मिलकर हर इंसान की जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।